Hey guys, this is AP. Welcome back to my official YouTube channel AP Sir English। आप सभी का स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल AP Sir English में। हम लोग सीरीज़ चला रहे हैं CHSL 2020 की और उसी सीरीज़ का आज 7वां पेपर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि 6 अगस्त 2021 को 9 से 10 के बीच में हुआ था, यानी फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था। फ्रेंड्स, ये हमारा CHSL 2020 का सोल्यूशन है और हम लोग जो एग्ज़ाम देने वाले हैं 2021 का 2022 में देने वाले हैं। अब हमारे पास टाइम तो बहुत कम बचा है क्योंकि मई चल ही रहा है और मई में ही एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपके पास जो टाइम बचा है इसे आप अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करिएगा। बी कॉन्फिडेंट, आपने जो पढ़ रखा है सर्वोत्तम पढ़ रखा है, सबसे अच्छा पढ़ रखा है। जो भी पोर्शन छूट गया है और आपके पास अगर टाइम नहीं, आपको लगता है कि आपके पास टाइम नहीं है तो उसे छोड़ दीजिए। आप जितना पढ़ रखे हैं उस पर लेकर आप कॉन्फिडेंट रहिए कि मैं अच्छा करके आऊँगा। आप डेफिनेटली अच्छा करके आएंगे। आप यकीन करिएगा अपने आप पर कि अपने आप पर भरोसा रख के जाइएगा, बिल्कुल आप अच्छा रिजल्ट लेकर आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हमें फाइंड करना है पहला क्वेश्चन, देखने क्या है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। हमें यहाँ पर ईडियम फाइंड करना है, ईडियम बताना है, क्या कहना है, ईडियम बता दीजिएगा। ही इज़ वेरी इम्पल्सिव। व्हाट डू मीन बाय इम्पल्सिव? इम्पल्सिव मीन्स होता है जल्दबाज, जिसे बोलते हैं, हड़बड़ाहट में जो काम करता है उसे जल्दबाज बोलते हैं। और इसके सिनोनिम की बात करें तो हेस्टी आपने सुन रखा होगा, हेस्टी है ना। इम्पल्सिव का मतलब होता है हेस्टी। आपने एक वर्ड सुन रखा होगा इम्पेचुअस, है ना। इम्पेचुअस, इसका सिनोनिम कई बार पूछा गया है, इम्पेचुअस। ये एक बार है IMPETUOUS, इम्पेचुअस, इसे भी बोलते हैं जल्दबाजी, है ना, जल्दबाज टाइप का, हेस्टी टाइप का, इम्पल्सिव टाइप का, है ना, बड़ा ही जल्दबाज टाइप का। तो ही इज़ वेरी इम्पल्सिव एंड डज, और करता है, क्या करता है, 10 थिंग्स विदाउट राइम और रीज़न। विदाउट राइम और रीज़न, बिना किसी सुर और ताल के, जैसे बोलते हैं ना, बिना किसी तुकबंदी के, है ना। जैसे कोई आप सॉन्ग सिंग करते हो, गाते हो, तो बिना किसी सुर ताल के, तो क्या होता है, बिना किसी प्रॉपर प्लानिंग का होता है, या फिर बिना किसी प्रॉपर रीजनेबल का होता है, या फिर बिना किसी रिसोर्सेज का होता है, या फिर बिना किसी मदद होता है। बताइए क्या होगा इसका मीनिंग? विदाउट राइम और रीज़न, बिना किसी राइम और रीज़न के, बिना किसी सुर और ताल, बिना किसी तुक या फिर कारण के। तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या हो जाएगा, बताइए ज़रा, सोचिएगा इस पर। तो इसका मीनिंग देखिए, यहाँ पर लिखा है विदाउट अ रीजनेबल एक्सप्लेनेशन, ये भी एक बेस्ट ऑप्शन है। विदाउट, इसकी अगर एग्जैक्टली मैं बात करूं तो अपनी तरफ से जो मैं आंसर इसका एक्सप्लेनेशन देना चाहूँगा तो वो हो जाएगा विदाउट क्लियर और अंडरस्टैंडेबल लॉजिक, है ना, अंडरस्टैंडेबल लॉजिक। सुनते रहिएगा क्योंकि मैं जो ऐप के थ्रू पढ़ा रहा हूँ तो इस ऐप में मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, तो आपको मैं बोल के इसीलिए स्पष्ट क्लियर मैं बोलता हूँ जो आप लिख भी पाएँ और सुन भी पाएँ अच्छे से। तो ये मैंने बोला कि विदाउट क्लियर और अंडरस्टैंडेबल लॉजिक। तो इसका ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, विदाउट क्लियर और अंडरस्टैंडेबल मतलब कि बिना क्लियर और बिना अंडरस्टैंडेबल लॉजिक के जो चीज़ बात बोली जाए, कोई मीनिंग बोली जाए, कोई कुछ ऐसा बोला जाए, उसे बोलते हैं विदाउट राइम और रीज़न। तो इसके जो निकट ज़्यादातर जो इसके नियर जो ज़्यादा एक्सप्लेनेशन है वो सेकंड नंबर ही है। हालांकि विदाउट प्रॉपर प्लानिंग ये भी हमारा हो सकता था, बट उससे बेटर है आप सेकंड ही जाइए, आप सेकंड नंबर आंसर टिक करिएगा और बिल्कुल सही से यही एक्सप्लेन किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड करना है एरर। किस पार्ट में एरर है देखिए, लिखा है नॉट विद स्टैंडिंग व्यूअर। अब देखिए सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब क्या होता है। नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब वही होता है कि बावजूद भी, जो आप मीनिंग इससे पहले पढ़ रखे होंगे, इन स्पाइट ऑफ पढ़ रखा होगा ना, इन स्पाइट ऑफ। एक चीज़ और याद रखिएगा, इन स्पाइट के साथ ऑफ आता है और इसके बराबर क्या होता है, डिस्पाइट, है ना। ये याद रखिएगा, एग्जाम में क्या कर देते हैं, डिस्पाइट के साथ ऑफ लगा देते हैं जो कि गलत हो जाएगा। तो इन स्पाइट ऑफ हो या डिस्पाइट ऑफ हो, इन स्पाइट ऑफ हो या फिर डिस्पाइट हो या फिर ऑल्दो हो, है ना, इस टाइप से जो आपने वर्ड सुन रखा है ना। तो ये जो ऐसे वर्ड होते हैं जब सेंटेंस में यूज किए जाते हैं तो इसका मतलब है हम ये तब यूज करेंगे, जैसे नॉट विद स्टैंडिंग हो गया, इन स्पाइट ऑफ हो गया, डिस्पाइट हो गया, ऑल्दो हो गया, ये ऐसे वर्ड्स हैं जब हम सेंटेंस में यूज करते हैं तो ये दो सेंटेंस हो, यानी सेंटेंस के दो जो हिस्से होते हैं, एक मेन क्लॉज एक सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये एक दूसरे के अगेंस्ट में होते हैं, एक दूसरे का कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो सेंटेंस कह रहा है नॉट विद स्टैंडिंग वी वर ऑल बिजी, हम सब लोग बिजी थे, है ना, दैट वीकेंड, उस वीकेंड में, वी हैड टू कैंसिल द आउटिंग,
अब देखिए ये हमारा रीज़न है और ये हमारा रिज़ल्ट है। जब रीज़न हो और रिज़ल्ट हो तो यहाँ पर रीज़न दे रखा है, रिज़ल्ट आ गया है, तो फिर आपको एक ऐसा कंजंक्शन लगाना पड़ेगा जो रीज़न और रिज़ल्ट को शो कर रहा हो। यहाँ पर तो कॉन्ट्राडिक्ट है नहीं। यहाँ पर अगर ये लिखा होता नॉट विद स्टैंडिंग वी वर ऑल बिजी दैट वीकेंड, है ना, के बावजूद, जैसे बोलते हैं ना, के बावजूद भी हम सब लोग उस वीकेंड बहुत के मतलब ना, हम उस वीकेंड में हम सब लोग बहुत बिजी थे और इसके बावजूद भी वी हैड टू कैंसिल द आउटिंग ना करके लिखा होता वी हैड नॉट टू कैंसिल, या ऐसे बोलते हैं वी डिड नॉट कैंसिल द आउटिंग, तब वहाँ पर लगा सकते थे नॉट विद स्टैंडिंग। समझ में आ रहा है मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? नॉट विद स्टैंडिंग हो गया, इन स्पाइट ऑफ हो गया, डिस्पाइट हो गया, ऑल्दो हो गया, आप तब यूज़ करोगे जब कॉन्ट्राडिक्शन शो कर रहा हो। यहाँ पर ये पार्ट में रीज़न दे रखा है और यहाँ से ये मेन क्लॉज में हमारा रिजल्ट दे रखा है, वी हैड टू कैंसिल द आउटिंग, इसका मतलब है ये हमारा रिजल्ट है। अब उसके पीछे रीज़न क्या रहा होगा? ये रीज़न रहा होगा, तो यहाँ पर नॉट विद स्टैंडिंग हटाना पड़ेगा। अब यहाँ पर रीज़न देने के लिए आपके पास कई सारे वर्ड्स हैं, जैसे आप बेसिक जो सबसे ईजी है बिकॉज लगा सकते हो, VECAUSE, है ना, बिकॉज लगा सकते हो, या फिर आप सिंस लगा सकते हो। सिंस का भी मतलब होता है रीज़न, जब बात करें कंजंक्शन की तरह करेगा तब। या फिर आप एज लगा सकते हो, है ना, सिंस एज बिकॉज लगा सकते हो। बट याद रखिएगा सिंस एज बिकॉज से सेंटेंस स्टार्ट होंगे तो आगे कोई और सपोर्टिंग वर्ड मत लगाइएगा, जैसे सो या इस टाइप से, है ना, ये बात याद रखिएगा। तो आप बिकॉज से स्टार्ट कर सकते हो, बिकॉज वी वर ऑल बिजी दैट वीकेंड, है ना, वी हैड टू कैंसिल आउट द आउटिंग, हमें कैंसिल करना पड़ा। सिंस we were all busy that weekend, we had to cancel the outing, as we were all busy that weekend, we had to cancel the outing। हम चूँकि हम सब लोग बिजी थे उस वीकेंड, इसीलिए हमें वो प्लान जो है, आउटिंग जो है वो हमें कैंसिल करनी पड़ी। ध्यान दीजिएगा, तो नॉट विथ स्टैंडिंग यहाँ पर गलत हो जाएगा, इसका गलत यूज किया गया है। जो हमने वर्ड्स बताए हैं इनमें से कोई भी आप यूज कर सकते हो, बशर्ते याद रखिएगा सिंस एज बिकॉज से अगर सेंटेंस आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आगे कोई सपोर्टिंग वर्ड जैसे सो हो गया इस टाइप से ना लगाइएगा यहाँ पर मेन क्लॉज में। तो इस चीज़ को समझिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड करना है करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। लिखा है आई लव बॉलीवुड म्यूज़िक, है ना, दीपू सेड टू रीना, दीपू ने रीना से कहा। अब ध्यान दीजिएगा, दीपू सेड टू रीना ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है, और कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के बीच जो लिखा गया पार्ट होता है उसे रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा। तो अब इसे देखो, इस बार क्या कर दिया, रिपोर्टिंग वर्ब बाद कर दिया, रिपोर्टेड स्पीच पहले कर दिया। ऐसे तो कोई मतलब नहीं है ना, कोई लॉजिक नहीं है, सब कुछ सही है। मतलब आप रूल रट के मत जाइएगा, हर चीज़ सही होती है, ध्यान दीजिएगा। और ये भी बिल्कुल सही तरीके से लिखा गया है। तो अब जरा इसको हमें क्या बनाना है, इनडायरेक्ट में बनाना है। तो दीपू सेड टू रीना, अब दीपू टोल्ड रीना हो जाएगा। हमें पता है आई लव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, रिपोर्टिंग वर्ब का जो सेंटेंस का टेंस है इसका टेंस हमारा पास्ट का है। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस जो है बदलता है उसके अकॉर्डिंग। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदल जाएगा। तो देखिए अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदल देना पड़ेगा, लब को लव्ड करना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, एक तो मिल गया। अब देखिए दीपू सेज तो बिल्कुल नहीं होगा, गलत हो गया। दीपू विल से बिल्कुल नहीं होगा, दीपू हैड टोल्ड पास्ट परफेक्ट बना दिया, गलत हो गया, है ना। ध्यान दीजिएगा, दीपू टोल्ड रीना दैट ही लव्ड बॉलीवुड म्यूजिक, कितना आसान है। ऑप्शन नंबर 2 इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। तो आसान है कितना, इसमें तो कुछ कहना ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। पैराजंबल क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करने के तरीके मैंने बता रखे हैं। कुछ वर्ड्स होते हैं, कुछ क्लू होते हैं, कुछ तरीके होते हैं जिससे आप जल्दी और स्पीड और एक्यूरेट वे में कर सकते हैं। आप देखते हैं सेंटेंस क्या लिखा है। नेक्स्ट कीप टाइपिंग द बॉट, लिखा है नेक्स्ट अगला, फिर से ना दोबारा कोई स्टेप है तो नेक्स्ट हो जाए, जैसे ऑल्सो हो जाए, है ना, इस टाइप से। टू हो जाए, TOO वाला टू हो जाए, इस टाइप के जो वर्ड आ जाए तो आप समझ लीजिए कि सेंटेंस स्टार्ट इससे नहीं होगा। तो ए से तो कतई स्टार्ट नहीं होगा, यानी ए वाला ऑप्शन हमारा हमने ख़त्म कर दिया, सेकेंड वाला। तो कीप टाइपिंग का मतलब होता है जैसे कि ये कोई बॉक्स है ना, ये कोई डिब्बा है, ये कोई पॉट है ना, तो इस चारों तरफ से आप जो ठोकते हो हल्का हल्का ना ऐसे ऐसे, उसे बोलते हैं कीप टाइपिंग, इस टाइप से, तो उसे टाइपिंग बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा। तो अब ये हमारा ए से तो नहीं स्टार्ट होगा, यानी ख़त्म हो गया। फाइनली लिखा है, फाइनली तो बी से नहीं भी स्टार्ट होगा, क्योंकि फाइनली हो जाए, हमका सो हो जाए, है ना, इस टाइप से, तो सेंटेंस इनसे भी नहीं स्टार्ट होते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये मैं क्लू बता रहा हूँ जो आपको दिमाग में ना बहुत तेज़ी करेंगे एग्जाम में, आपके दिमाग में ये सब होने चाहिए। तो फाइनली से भी बी से स्टार्ट नहीं करेंगे, बी वाला भी ख़त्म हो गया, हमारे पास सी और डी बचा। अब लिखा है द फर्स्ट थिंग, जैसे फर्स्ट आ जाए, फॉरमोस्ट आ जाए, इन्हीं से सेंटेंस सबसे पहले आते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये पहली बातें आती हैं। द फर्स्ट थिंग टू डू व्हेन रिपोर्टिंग इज़ टू, रिपोर्टिंग मतलब जब पॉट बदलना, पॉट मतलब बर्तन,
जिसमें जैसे प्लांट रखे हो जाते हैं उनमें उनको बदलना हो। द फर्स्ट थिंग टू डू, जो सबसे पहली चीज़ है वो करने के लिए, व्हेन, कब, जब, रिपोर्टिंग इज़ टू रिमूव, है ना, रिपोर्टिंग जब रिपोर्टिंग होनी हो, है ना, पॉट बदलना हो, इज़ टू रिमूव बदलना, इज़ टू रिमूव द प्लांट फ्रॉम द करंट पॉट, है ना, ध्यान दीजिएगा, मौजूदा पॉट से बदलना हो तो क्या करना है पड़ेगा आपको, यानी सी से स्टार्ट करेंगे। सी इज़ गोइंग टू इनिशिएट द पैसेज, है ना, सी ऑप्शन, तो सी से स्टार्ट करेंगे। अब आप देखिए कितना अगर लकी है और सब कुछ सही है तो सी से केवल एक ही स्टार्ट हो रहा है, जो कि आंसर आपका हो जाएगा। अगर आपके पास टाइम है तो आप आंसर कीजिए, देखिए सर आगे, सॉरी आप मैच करिए, अदरवाइज बिल्कुल सही हो गया ये आंसर। आप सी के बाद डी लगाइए। देखिए, बिगिन बाय होल्डिंग द प्लांट जेंटली, और क्या बोलते हैं, आप प्लांट को हल्के हाथों में, मतलब क्या, ऐसा नहीं कि एकदम झटके से पकड़ो कि प्लांट उखड़ी है, ऐसा नहीं बोल रहा है, जेंटली बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। जेंटली मतलब कि बिल्कुल हल्के हाथों से पकड़िए। एंड टर्निंग द पॉट साइडवेज, और पॉट को ऐसे ऐसे ना चारों तरफ से साइडवेज घुमाइए इस टाइप से। फिर कह रहा है नेक्स्ट, इसके बाद देखिए नेक्स्ट लिखा है तो ए नेक्स्ट। अब है ये कीप टाइपिंग, चारों तरफ से ठोकिए, द पॉट ऑन ऑल साइड्स, चारों तरफ से, एट द बॉटम, बॉटम पर, अनटिल द प्लांट लूजन, जब तक कि प्लांट ढीला ना हो जाए, ध्यान दीजिएगा, जब से वो पॉट में रखे जाते हैं ना। फाइनली, फिर फाइनली क्या हो, स्लाइड द प्लांट जेंटली, प्लांट को आप जेंटली आराम से निकालो। एंड द ओल्ड प्लॉट पॉटिंग मिक्स ऑन अ न्यूज़पेपर, इस टाइप से कुछ, है ना। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर, कुछ खास इसमें था नहीं। आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ नंबर कह रहा है द पार्ट ऑफ द सी, सॉरी दिस पार्ट ऑफ द सी, फिल इन द ब्लैंक की बात करना है हमें। दिस पार्ट ऑफ द सी विथ शार्क्स, अब देखो विथ शार्क्स दे रखा है, आपको एक ऐसा वर्ड रखना पड़ेगा जो विथ प्रपोजिशन को कैरी करता हो, ध्यान दीजिएगा। एक्सपेंड्स विथ, सफाइस टू होता है, सफाइस विथ, क्राउड्स तो नहीं होगा, क्राउड तो पैसिव फॉर्म में की जाती है, क्राउडेड विथ हो जाएगा, तो क्राउड्स तो नहीं होगा यहाँ पर, या गलत हो जाएगा। टीम विथ का मतलब क्या होता है, सबसे पहले समझिए, सबसे पहले आप समझिए, टीम एक वर्ड होता है TEAM, ये इसकी मीनिंग क्या होती है, ये नाउन होता है, इसका मतलब होता है दल, गुट जिसे बोलते हैं, जैसे प्लेयर वाली टीम, है ना, टीम प्लेयर, इस टाइप से टीम होती है। एक टीम जो होती है हमारी वर्ब है, जो TEEM इसे बोलते हैं, TEM, और इसके साथ प्रपोजिशन विद आता है, ध्यान दीजिएगा। टीम विद मतलब होता है बी फुल ऑफ, है ना, बी फुल ऑफ, क्या बोलेंगे इसे, बी फुल ऑफ, है ना, किसी चीज़ से भरा होना, उसे टीम विद बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, टीम विद बोलते हैं। तो दिस पार्ट ऑफ द सी, सर क्या बोलते हैं, समुद्र का ये जो हिस्सा है वो किससे भरा है, शार्क से भरा है, शार्क मछलियों से भरा है, तो टीम्स विद हो जाएगा। दिस पार्ट ऑफ द सी टीम्स विद शार्क्स, ये ध्यान दीजिएगा। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। एक्सपेंस नहीं होगा, फैला नहीं है। सफाइस मतलब होता है सफिशियंट से, सफाइस का मतलब होता है पर्याप्त, है ना, सफिशियंट से बना है। क्राउड से मतलब जानते ही हो। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में अगेन हमारा पैराजम्बल क्वेश्चन है। कैसा स्टेटमेंट आपको फाइंड करना पड़ेगा, जो सेंटेंस को स्टार्ट कर रहा होगा। लिखा है देन ही स्टार्टेड, देन आ गया, फिर से हम स्टार्ट नहीं कर पाएंगे ए से, क्योंकि देन आ गया तो ए से तो नहीं करते, ही स्टार्ट होगा, खत्म करते हैं ए से। मोहन आ गया हमारा, ध्यान दीजिएगा, प्रॉपर नाउन आ गया। जनरली अगर सेंटेंस में प्रॉपर नाउन आया है और इसके बाद कोई आपका प्रोनाउन आया है तो प्रॉपर नाउन पहले आएगा, फिर उसका प्रोनाउन आता है, यही तो कॉन्सेप्ट है, आपका लॉजिक है ना। तो अब देखिए मोहन आ गया, इसके बाद मोहन के बाद यहाँ पर ही हम प्रोनाउन देख रहे हैं पार्ट सी में, और इसके बाद हम डी भी प्रोनाउन में देख रहे हैं ही, यहाँ पर पॉजेसिव केस भी ही दे रखे हैं, यानी कि बी ही सबसे पहले, इन सबसे पहले आएगा, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए डी से क्या शुरू करेंगे, इट वॉज अ जर्नी ही वुड, नहीं, पहले ही को इंट्रोड्यूस तो करो, कहाँ किसके लिए ही आया है, तो हम डी से स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। सी से करेंगे, एट सेवरल पॉइंट्स ही लॉस्ट, कौन लॉस्ट, मोहन की बात कर रहा है, तो मोहन को पहले इंट्रोड्यूस करो ना, तो सारे ऑप्शन खत्म हो गए, एक ही ऑप्शन आपके पास बचा, आंसर मार दो। ये भी तरीके होते हैं सॉल्व करने के, आप जल्दी कर पाएंगे। बहुत लोग बताते हैं बहुत से तरीके, कुछ भी बताएंगे, आप ये होता है ऑप्शन एलिमिनेशन की, फटाफट पढ़ो और आंसर मारो विद इन सेकेंड में। आप यकीन करिए कितना टाइम मुझे लगा इसको बताने में, मुझे समझाने में आपको टाइम लगा, अगर मुझे करना होता तो ये बस 2-3 सेकंड का क्वेश्चन था मात्र। देखते हाँ ये नहीं बी से होगा, आंसर मारो, आगे बढ़ो। तो इस टाइप से तो आप मैच कर लीजिएगा, बड़ा आसान है। अब मैंने आंसर बता दिया, तरीका बता दिया, BADC इज़ गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम स्पेंड ना करेंगे। लिखा है यहाँ पर हमें क्या बोलता है, मीन्स द सेम एज, यानी वन वर्ड बताना है। लिखा है किलिंग ऑफ वंस मदर, है ना, मम्मी की हत्या कर देना या माता की हत्या कर देना, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं मैट्रिसाइड, है ना। मैंने अपनी क्लास में साइड रूट वर्ड पढ़ा दिया है, इससे संबंधित मैंने बहुत सारे वर्ड बताए हैं, लगभग 25 से 30 वर्ड बताए हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे गए हैं और अक्सर पूछे जाते हैं। तो साइड जो रूट वर्ड है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर रूट वर्ड साइड काम करता है। देखिए यहाँ पर साइड है, साइड है, साइड है, साइड है, इस टाइप से। इसका मतलब होता है टू किल, है ना, टू किल।
साइड का रूट वर्ड का इसका मतलब होता है टू किल करना, मर्डर करना, ध्यान दीजिएगा, या फिर मर्डर करना, या फिर डिस्ट्रक्शन कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, ये सब होते हैं साइड का मतलब, डिस्ट्रक्शन हो जाए, ये रूट वर्ड है, ध्यान दीजिएगा। रूट वर्ड से फ़ायदा ये रहता है, वह पढ़ाने से, क्लास में पढ़ाता रहता हूँ, कि से आपको एक रूट वर्ड से बहुत सारे आपको आइडियाज़ मिल जाते हैं कि हाँ आंसर ये ऐसा हो सकता है। अगर आपको आंसर नहीं आते होंगे तब भी ये थोड़ा सा आप आइडिया लगा जाते हैं। तो ये रूट वर्ड का बड़ा ही कामयाब है, ध्यान दीजिएगा, अच्छा रहता है। मैंने कई बार पढ़ाया अपनी क्लास में और मेरी सीरीज चलती रहती है क्लास में। तो साइड यहाँ पर रूट वर्ड मैंने क्लियर कर लिया है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, किलिंग ऑफ वंस मदर, मम्मी की हत्या करना या माता की हत्या करना, यानी तो क्या हो जाएगा, मैट्रीसाइड। अब याद कैसे कर रखेंगे, मैट्री यानी मात्र, मात्र, और मात्र मीन्स माता, तो मैट्रीसाइड याद रखिएगा, मैट्रीसाइड बोलते हैं उसे, है ना। एक वर्ड होता है मैरिटीसाइड, मैरिटीसाइड हो जाएगा हस्बैंड की हत्या कर देना, लेकिन ये वर्ड है, ध्यान दीजिएगा, मैट्री है, मैट्री, मैट्री मम्मी की हत्या कर देना, माता की हत्या कर देना, तो मैट्रीसाइड हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखा है पैट्रीसाइड, तो पैट्री दे रखा है, पैट्री मीन्स पिता, जो बोलते हैं ना पैट्री, तो पैट्रीसाइड क्या हो जाएगा, किलिंग ऑफ फादर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, फादर, पैट्रीसाइड हो जाएगा। इन्फेंटिसाइड क्या हो जाएगा, चाइल्ड की हत्या कर देना, है ना, शिशु को जैसे बोलते हैं चाइल्ड, तो चाइल्ड की हत्या कर देना। रेजिसाइड क्या बोलते हैं, रेजिसाइड बोलते हैं बेसिकली आप क्वीन की हत्या कर देना, या किंग, किंग या क्वीन किसी को भी मार देना, इस टाइप से, है ना, तो इसे बोलते हैं, क्या बोलेंगे, रेजिसाइड, याद रखिएगा, है ना। कुछ और वर्ड्स हैं जैसे कि आप अगर बोलें कि ब्रदर की हत्या कर देना, है ना, द किलिंग ऑफ ब्रदर, तो उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलते हैं फ्रैटरीसाइड। आपने सुन रखा है फ्रैटरी, मैं रिवीजन करा देता हूँ, फ्रैटरीसाइड, है ना, क्या बोलेंगे इसे, फ्रैटरीसाइड बोलेंगे। ब्रदर की हत्या कर देना, फ्रैटरीसाइड कर देना। सिस्टर की हत्या कर देना अगर किसी को, तो क्या हो जाएगा, खुद की सिस्टर की हत्या, तो सरोरीसाइड बोलते हैं उसे, SORO, सरोरी, है ना, सरोरीसाइड। साइड रूट वर्ड याद रहा है, ध्यान दीजिएगा, बार बार साइड रूट वर्ड आएगा, सरोरीसाइड बोलते हैं उसे। बहन की हत्या कर देना, वाइफ की हत्या कर देना, उसके क्या बोलते हैं, ऑक्सोरीसाइड, है ना, ऑक्सोरीसाइड। बहुत सारे हैं, ऑक्सोरीसाइड हो जाएगा, वाइफ की हत्या कर देना। राजा की हत्या कर देना आपको पता ही है ना, इस टाइप से। हस्बैंड की हत्या कर देना, मैरिटीसाइड, ध्यान दीजिएगा, मैट्रीसाइड और मैरिटीसाइड में कंफ्यूज मत होइएगा, है ना, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। मैरिटीसाइड अलग है, मैट्रीसाइड अलग है। मैट्रीसाइड जो है वो हमारा माता की हत्या है, और मैरिटीसाइड, मैरिटीसाइड मैं लिख दे रहा हूँ, मैरिटीसाइड जो है इसका मतलब होता है किलिंग ऑफ हस्बैंड, ध्यान दीजिएगा, जब कोई वाइफ किसी अपने हस्बैंड को मार दे तो उसे बोलते हैं मैरिटीसाइड, ध्यान दीजिए, इस टाइप से। तो अब पैट्रीसाइड मैंने बता दिया है यहाँ पर। पैरीसाइड आपको बताना, पेरेंट्स को मार देना, पेरेंट्स में किसी को, क्लोज रिलेटिव्स को मार देना, पैरीसाइड बोलते हैं, आपने सुन रखा होगा। इन्फेंटिसाइड आपने यहाँ पर लिखा ही है। होमिसाइड यानी कि एनिमल को, मतलब सॉरी, ह्यूमन बींग को मार देना, इस टाइप से होमिसाइड बोलते हैं। सुसाइड, खुद को मार देना। बहुत सारे वर्ड्स हैं, आप ध्यान दीजिएगा। फिलीसाइड एक वर्ड होता है, मैं आपको बताता हूँ। फिलीसाइड मतलब जो अपने खुद के बच्चों को मार देना, सन या डॉटर किसी को भी फिलीसाइड बोलते हैं उसे, FILICID, फिलीसाइड। कई बार पूछा गया, याद रखिएगा, फिलीसाइड बोला गया है। तो बहुत सारे वर्ड्स हैं, इससे रिलेटेड मैंने कम से कम 25 से 30 वर्ड बताए थे। कुछ वर्ड्स मैंने आपको रिवीजन कर लेके बता दिया है, बाकी ऑप्शन आप खुद ही से करिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में फाइंड करना है एंटोनिम, लेविश का मतलब। क्या मतलब है लेविश का, लेविश का मतलब होता है ना बहुत ही सम्चुअस टाइप का, बहुत ही शानदार, ज़बरदस्त, मस्त, अच्छा, है ना, स्वाद के लिए भी यूज किया जा सकता है लेविश, और बहुत ही मतलब अमीर इंसान के लिए भी यूज किया जाता है कि बहुत ही लाइफ बहुत ही लेविशली जी रहा है, इस टाइप से, है ना। तो लेविश का मतलब क्या हो जाएगा, सम्चुअस टाइप का, है ना, बहुत ही बढ़िया टाइप का, इसे बोलते हैं ऑपुलेंट, इस टाइप से। तो इसका सिनोनिम की अगर मैं बात करूं, क्योंकि यहाँ पर हमें फाइंड करना है एंटोनिम, तो सिनोनिम देख लेते हैं। लेविश का मतलब क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में, याद रखिएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, एडजेक्टिव है। इसके मीनिंग, इसके सिनोनिम और भी देख लेते हैं। जैसे सम्चुअस आपने सुन रखा होगा, सम्चुअस बेसिकली फूड के लिए भी लगाते हैं। अगर बेहतर खाना हो, मतलब बहुत ही स्वादिष्ट हो जिसे बोलते हैं, तो उसे सम्चुअस फूड बोला जाता है ना, सम्चुअस हो गया इसका सिनोनिम। और ऑपुलेंट आपने वर्ड सुन रखा होगा, ये तो बहुत ही लोकल वर्ड है ना। लोकल वर्ड कहने मतलब है ये तो हर एक प्रिपरेशन करने वाला, जो कोई भी तैयारी कर रहा है, कोई भी बंदा तैयारी कर रहा है, तो ये सब वर्ड बता है। और आप अगर सबसे अलग होना चाह रहे हैं, जैसे मेरे नंबर आते हैं सीजीएल में, जैसे आते हैं क्या, कई बार आए हैं, 2 बार आ चुके हैं। एक में पहली बार 2018 में 192 आए थे 200 में, और 2019 वाले में 194 200 में है। मेंस की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर। प्री में मेरे 50 में 50 दोनों बार आए हैं, ध्यान दीजिएगा। और CHSL में भी मेरे 50 में आ चुके हैं। स्टेनो में जो मेरा स्कोर है वो इंग्लिश में हमारा 94 है आउट ऑफ 100। तो ये होता है जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, हर चीज़ें क्लियर होती हैं, तब वहाँ पर। अच्छा, स्टेनो में मेरे कुछ क्वेश्चन गलत इसलिए हो क्योंकि वो क्वेश्चन ही गलत थे, इसलिए वो
आंसर ऐसा हुआ, अदरवाइज़ मेरे नंबर काफ़ी अच्छे आ जाते यहाँ पर। 98, 97, 98 के आसपास मेरे होने चाहिए थे 100 में। बाकी दो पेपर तो आपका होता है 200 नंबर का। तो अब मैं क्या बता रहा था कि यहाँ पर लेविश का सिनोनिम बता रहा था। लेविश का सिनोनिम स्प्लेंडेड भी हो जाएगा, स्प्लेंडेड हो जाएगा, ग्रांड हो जाएगा, एक्सपेंसिव हो जाएगा, म्यूनिफिसेंट भी इसका सिनोनिम हो जाएगा, एक्स्ट्रा वैगेंट भी आपने सुन रखा होगा ना, एक्स्ट्रा वैगेंट, एक्स्ट्रा वैगेंट, एक्स्ट्रा वैगेंट भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। प्रोडिगल आपने सुन रखा होगा ना, प्रोडिगल, प्रोडिगल, प्रोडिगल भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। तो ये सारे सिनोनिम मैंने इसके साथ बता दिए। अब आपको यहाँ पर क्या बताना है, फ्रूगल, फ्रूगल मीन्स होता है बहुत ही मितव्ययी। मितव्ययी समझते हो, मतलब बहुत ही कंजूस टाइप का, जो कम खर्चा करे। और लेविश का मतलब जो बहुत खर्चा करे। एक दूसरे के एंटोनिम है कि नहीं है, बिल्कुल है। टिनी मतलब बहुत ही बारीक, माइन्यूट जिसे बोलते हो, माइन्यूट बहुत ही छोटा, टिनी बोलते हैं उसे, तो टिनी नहीं होगा इससे। लग्जूरियस इसका सिनोनिम हो जाएगा, किसका, लेविश का, बिल्कुल से सिनोनिम हो जाएगा लग्जूरियस। एक्सेसिव भी इसका सिनोनिम हो सकता है, दूर का, एक्सेसिव मतलब बहुत ज़्यादा, है ना। लग्जूरियस इसका सिनोनिम हो जाएगा। सो आंसर नंबर फर्स्ट इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में फाइंड करना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूट अ पीरियड ऑफ 2 वीक्स, 2 हफ्तों का टाइम, उसे क्या बोलते हैं। पीरियड ऑफ 14 कंसेक्यूटिव डेज, कभी कभी ऐसा भी बोला जाता है इसे कभी कभी ऐसे लिख के आ जाएगा, पीरियड ऑफ 14 कंसेक्यूटिव डेज। 14 कंसेक्यूटिव डेज मतलब 14 लगातार 14 दिनों का, उसे क्या बोलते हैं। तो उसे फोर्टनाइट बोलेंगे, और क्या बोलेंगे, बिल्कुल सारे आसान है ना। सारे ऑप्शन अलग अलग मीनिंग दे रहे हैं। फोर्टनाइट बचा, आप ऐसे भी लगा सकते थे, क्योंकि सारे बाकी ऑप्शन को आपको मीनिंग पता है। सेंचुरी किसे बोलते हैं, 100 को बोलते थे, 100 ईयर्स को बोलते हैं। मंथ जानते हो, डिकेड क्या बोलते हैं, 10 सालों के लिए बोलते हैं ना, 10 को बोल देते हैं, इस टाइप से। तो बाकी सारे ऑप्शन आप खत्म कर सकते थे, और ऑप्शन नंबर 4 लगा सकते थे आराम से, और लगाया भी है। जिन्होंने ये पेपर दिया है बिल्कुल सही आंसर उन्होंने सेलेक्ट किया है। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही आसान है ये। 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर में फाइंड करना है ईडियम की मीनिंग। ईडियम में यहाँ पर है हमें टू ऐड इंसल्ट टू इंजरी। इसका मतलब होता है ना, जले पर नमक छिड़कना। क्या बोल मतलब होता है, जले पर नमक छिड़कना। टू ऐड इंसल्ट टू इंजरी मतलब सिचुएशन तो पहले ही ख़राब थी, और आप उसमें और नमक छिड़क रहे हो, और उसमें घाव दे रहे हो, तो और ज़्यादा ख़राब कर रहे हो, इस टाइप से बोलते हैं। टू ऐड इंसल्ट टू इंजरी। इसी से मिलता जुलता एक और ईडियम आता रहता है, कई बार आपने देखा होगा, ऐड फ्यूल टू द फायर, है ना। ऐड फ्यूल टू द फायर, है ना। कभी कभी टू द फायर आता है, और कभी कभी इस फायर की जगह पर फ्लेम आ जाता है, ध्यान दीजिएगा। तो कोई अंतर नहीं है, फायर हो या फ्लेम हो, थोड़ा समझिएगा। फायर और फ्लेम है, इसका कोई मतलब नहीं। तो इसका भी वही मीनिंग होता है, टू ऐड फ्यूल टू द फायर, वही हो ना, जल क्या बोलते हैं इसे, आग में घी डालना, जले पर नमक छिड़कना, इस टाइप से बोलते हैं। तो टू ऐड इंसल्ट टू इंजरी क्या हो जाएगा, टू मेक समथिंग वर्स, बिल्कुल सही। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, टू एग्रेवेट द सिचुएशन, टू एग्जैसरवेट द सिचुएशन, है ना। एग्जैसरवेट बड़ा अच्छा वर्ड है, याद रखिएगा। अच्छा वर्ड मतलब क्या, वर्ड अच्छा लग रहा है, मीनिंग तो इसकी गड़बड़ ही जाती है ना। एग्जैसरवेट, EXACERBATE, है ना। एग्जैसरवेट जिसे बोलते हैं, है ना। एग्रावेट जिसे बोलते हैं, AGGRAVATE, एग्रावेट बोलते हैं। तो एग्रावेट कर देना, एग्जैसरवेट कर देना, या वर्सन कर देना। अच्छा, वर्सन यहाँ पर क्यों लिखा है, देख दीजिएगा। यहाँ पर जो आपने दे रखा है, इसका जो एक्सप्लेनेशन दे रखा है ना, टू मेक समथिंग वर्स। वर्स जो है किसकी कंपैरेटिव डिग्री है, बैड की कंपैरेटिव डिग्री है। तो बैड के बाद यहाँ पर वर्स लगा रखा है। इसका मतलब जानते हो क्या हुआ, इसका मतलब ये है टू ऐड इंसल्ट इंजरी, का मतलब है सिचुएशन तो पहले भी ख़राब थी, आपने क्या कर दिया, और उसे ख़राब कर दिया। तो ख़राब तो बैड थी, आपने उसे और ख़राब कर दिया, तो वर्स कर दिया आपने, इसलिए यहाँ पर वर्स लिखा है ना। हर चीज़ का एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए, तो बिल्कुल मिल रहा है आपको अच्छे से। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। कैलस का मतलब क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय कैलस। कैलस का मतलब होता है ना, बहुत ही जिसे बोलते हैं बेदर्द, आपने सुन रखा होगा, बेदर्द, है ना। मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस पर, कोई कठोर हृदय का जिसे बोलते हैं, संवेदनाहीन एकदम। पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, कैलस। तो क्या बोलेंगे, बिल्कुल संवेदनाहीन है, बिल्कुल कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, बेदर्द, कठोर हृदय वाला, उसे कैलस बोलते हैं। तो इसके अगर सिनोनिम की मैं बात करूं तो आप सुन सकते हैं हार्टलेस, मतलब कोई उसके पास दिल है ही नहीं, जिस टाइप से ना, हार्टलेस है, इस टाइप से हार्टलेस हो गया आपका। इनसेंसिटिव आपने सुन रखा है वर्ड, है ना। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा इनसेंसिटिव, है ना। सेंसिटिव है ही नहीं, इनसेंसिटिव है, इनसेंसिटिव, इनसेंसिटिव हो जाएगा।
कोल्ड हार्टेड भी आपने सुन रखा होगा, कोल्ड हार्टेड हो जाएगा ना इसका कोल्ड हार्ट। इनडेफरेंट आपने वर्ड सुन रखा होगा, क्या? इनडेफरेंट, इनडिफरेंट हो जाएगा, है ना, इनडिफरेंट हो गया आपका इस टाइप से। एपैथेटिक वर्ड आपने सुन रखा होगा, एपैथेटिक इस टाइप से। अनकेयरिंग वर्ड आपने सुन रखा होगा, ये सारे के सारे इसका सिनोनिम हो जाएंगे। तो सिनोनिम में फाइंड करना था, इनसेंसिटिव इसका सिनोनिम हो जाएगा। इनएक्यूरेट का मतलब होता है गलत, इनकरेक्ट जिसे बोलते हैं, एरनियस जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एरनियस, ERRONEEOUS, है ना, इसे बोलते हैं एरनियस, गलती करने वाला, जिसे बार बार गलती करता है। इनकरेक्ट है ना, इनएक्यूरेट हो गया। इनएक्सपीरियंस्ड, यानी एक्सपीरियंस का उल्टा इनएक्सपीरियंस्ड है, इसे बोलते हैं अनुभवहीन। आपने वर्ड सुन रखा होगा, इससे पहले वाले पेपर में आया था नेव, है ना, नेव करके आया था। नौसुखिया जिसे बोलते हैं, इमैच्योर जिसे बोलते हैं, तो इनएक्सपीरियंस का सिनोनिम हो जाएगा नेव, है ना, इस टाइप से। अनसफिस्टिकेटेड हो जाएगा इसका सिनोनिम, अनसफिस्टिकेटेड, क्योंकि सफिस्टिकेटेड से मीनिंग होती है बहुत ही धारदार, बहुत ही तेज़ तर्रार, उसे सफिस्टिकेट बोलेंगे। अनसफिस्टिकेट बोलते हैं जो तेज़ तर्रार ना हो, बिल्कुल नौसुखिया हो, उसे बोलते हैं। सफिस्टिकेटेड की स्पेलिंग हो जाएगी, मैं सफिस्टिकेट लिख देता हूँ, उसके पहले अन लगा दीजिएगा आप खुद ही, है ना। सफिस्टिकेट की स्पेलिंग क्या हो जाएगी? SOPHI, सफिस्टिकेट, है ना, फिर से लिख देता हूँ, SOPHI, सफिस्टिकेट, है ना, इस टाइप से ये हो जाएगा। सफिस्टिकेटेड अगर लिखना हो तो डी लगा दो, है ना, सफिस्टिकेटेड एडजेक्टिव हो जाएगा, और उसके पहले अन लगा दोगे तो अनसफिस्टिकेटेड हो जाएगा, इसका सिनोनिम हो जाएगा। इनक्रेडिबल जैसे कहते हैं अविश्वसनीय, इनक्रेडिबल अविश्वसनीय है, इनक्रेडिबल है ना। अनबिलीवेबल आपने वर्ड सुन रखा होगा, अनबिलीवेबल, VELIEVABLE, याद रखिएगा, इसकी स्पेलिंग कई बार पूछी गई। अनबिलीवेबल जिसे बोलते हैं ना, तो इसकी मीनिंग हो जाएगी। तो सारे ऑप्शन मैंने बता दिया, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में फाइंड करना है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ध्यान दीजिएगा कौन सा है। टिटिलेट की स्पेलिंग गलत तरीके से लिखी गई, पहले ही मिल गई। इनिशिएट बिल्कुल स्टार्ट होता है, इसका मतलब होता है इम्बार्क, है ना, ध्यान दीजिएगा, इनिशिएट हो गया, इम्बार्क हो गया। इम्बार्क की स्पेलिंग EMBARK, है ना, इम्बार्क होता है इनिशिएट करना, तो बिल्कुल सही तरीके से स्पेल्ड किया गया है। एग्रेवेट अभी मैंने स्पेलिंग बताया भी था, देखिए, है ना, AGGRAVAT, है ना, AGGRAVATE, एग्रेवेट मतलब सिचुएशन बद से बदतर कर देना, ख़राब कर देना, और ज़्यादा गड़बड़ कर देना, उसे एग्रेवेट बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो एग्रेवेट बिल्कुल सही तरीके से स्पेल्ड किया गया है, इसमें भी कोई एरर नहीं है। मीडिएट जानते हो मीडिएटर क्या होते हैं? मीडिएटर जो मध्यस्थता करते हैं उसे मीडिएट बोल देते हैं, हाँ, तो मीडिएट भी बिल्कुल सही तरीके से लिखा गया है। मीडिएट की अगर मैं बात करूँ तो एक और वर्ड होता है इंटरवीन करना, है ना, इंटरवीन, है ना, तो इंटरवीन भी इसका सिनोनिम हो जाएगा मीडिएट का। मीडियोकर आपने वर्ड सुन रखा होगा। आर्बिट्रेट वर्ड आपने सुन रखा है ना, मध्यस्थता करने वाले, आर्बिट्रेट, आर्बिट्रेट भी इसका सिनोनिम हो जाएगा, आर्बिट्रेट। अंपायर, रेफरी, तो ये सब वर्ड सुन ही रखे होंगे आपने, इस टाइप इसके सिनोनिम हो जाएंगे। एग्रेवेट सिचुएशन ख़राब कर देना, बद से बदतर कर देना, है ना। रफल समवंस फीदर्स, इसका एक ईडियम आता है बड़ा अच्छा, है ना, सिचुएशन ख़राब कर देना, रफल समवंस फीदर्स उसे बोलते हैं। एक और ईडियम आता है, मुझे याद आ रहा है, मैं एक क्या था वो, कुछ गेट ऑन समवंस नर्व, हाँ, गेट ऑन समवंस नर्व, ये भी एक ईडियम है, कई बार पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। गेट ऑन समवंस नर्व्स, ये भी एग्रेवेट का सिनोनिम है, ये ईडियम है, याद रखिएगा। तो टिटिलेट की स्पेलिंग गलत तरीके से लिखी गई है। टिटिलेट यहाँ पर क्या हो जाएगी स्पेलिंग? TILLAT होता है, याद रखिएगा। यहाँ पर सिंगल एल दे रखा है, वही गलत हो गया यहाँ पर, है ना। टिटिलेट के मतलब क्या होता है? बेसिकली ये थोड़ा सा गुदगुदाने के सेंस में है, लेकिन आप इसे बोलेंगे स्टिमुलेट करना किसी को। स्टिमुलेट मीनिंग समझते हैं ना, किसी को सेक्सुअली कुछ इस टाइप से एक्साइट करना या स्टिमुलेट करना, उसे बोलते हैं। तो स्टिमुलेट करना, है ना, स्टिमुलेट करना, STIMULATE, स्टिमुलेट करना, इस टाइप से। तो टिटिलेट करना, टिटिलेट की स्पेलिंग जो मैंने बोला था वो सही है, गलत तरीके से लिखी गई है। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में फाइंड करना है फिलर की बात की जा रही है। यहाँ पर लिखा है इट इज़ डैश टू सी सो मैनी ऑफ आवर फिलो, है ना, आवर फिलो मतलब अपने साथी बात कर रहा है यहाँ पर। इट इज़ डैश टू सी सो मैनी ऑफ आवर फिलो
इंडियंस, अपने साथी इंडियंस की क्या अच्छा लगता है, क्या ख़राब लगता है, ये बात की जा रही है। इट इज़ डैश टू सी सो मैनी ऑफ आवर फेलो इंडियंस हेल्प द माइग्रेंट्स। ध्यान दीजिएगा, सी यहाँ पर ध्यान देंगे। एक अभी रूल लगता है ना, रूल क्या आपने पढ़ रखा होगा कि सी अगर वर्ब आ गई है तो इसके साथ वेयर इन्फिनिटिव आती है। ध्यान दीजिएगा, सी हेल्प लिखा है, टू हेल्प नहीं लिखा है। तो सी सो मैनी ऑफ आवर फेलो इंडियंस हेल्प द माइग्रेंट्स इन देयर स्ट्रगल, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, ध्यान दीजिएगा हेल्प। तो सी सो मैनी ऑफ आवर फिलो इंडियंस हेल्प द माइग्रेंट्स इन देयर स्ट्रगल टू गो होम। ये बात की जा रही है कोविड-19 के दौरान की, जब कोविड-19 में बहुत सारे ना माइग्रेंट्स जो थे वो पैदल रोड पे देखा होगा आपने, आ जा रहे हैं, कुछ लोग पैदल चल रहे हैं, कैसे भी चल रहे हैं, वो सब ऐसे मतलब जा रहे हैं। तो जो लोग मदद करने के लिए, कुछ लोग जैसे कि खाना दे रहे हैं, पूड़ी दे रहे हैं, कुछ लोग कपड़े दे रहे हैं, कुछ लोग चप्पल दे रहे हैं, कुछ लोग पानी दे रहे हैं, ये बात उसकी की जा रही है। तो इट इज़ डैश टू सी सो मैनी ऑफ आवर फेलो इंडियंस हेल्प, ध्यान दीजिएगा, हेल्प द माइग्रेंट इन देयर स्ट्रगल टू गो होम, घर जाने के लिए। तो ये आप ऐसा देखकर क्या करोगे? जैसे जाहिर सी बात है, अगर कोई गरीब को, किसी नीडी पर्सन की मदद करता है तो आपके भी अंदर एक ना पॉजिटिव फीलिंग आती है कि हाँ ऐसा करना चाहिए, इनकरेजमेंट टाइप का आपको ऐसी मीनिंग आती है ना, तो आपको भी अच्छा लगता है, अच्छा ही लगेगा, है ना, ख़राब तो लगेगा नहीं किसी की गरीब की मदद करना, तो अच्छा ही लगेगा। तो अच्छी मीनिंग यहाँ पर आएगी, पॉजिटिव वर्ड आएगा। तो सेवरिंग का मतलब क्या होता है, ज़रा बात समझिएगा। सेवरिंग और रेलिशिंग एक दूसरे के सिनोनिम है, याद रखिएगा। सेवरिंग के मीनिंग होता है ना किसी चीज़ को एंजॉय करना, जैसे टेस्ट खाने के लिए बेसिकली। हालांकि सेवर का एक और मतलब होता है सजेस्ट करना, किसी को सलाह देना, बट सेवर का एक और मीनिंग होता है रेलिश करना। तो रेलिश का मतलब होता है बहुत ही स्वाद लेकर कोई चीज़ खाना, उसे रेलिशिंग बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। रीयूनाइटिंग नहीं होगा यहाँ पर जो मीनिंग हो जाएगा हार्टनिंग हो जाएगा। हार्टनिंग मतलब बहुत ही इनकरेजमेंट, उत्साहवर्धक बात है ना, तो इट इज़ हार्टनिंग, ये बहुत ही उत्साहवर्धक चीज़ है। किसके लिए? टू सी, ये देखकर, टू सी सो मैनी ऑफ आवर फेलो इंडियंस, हमारे बहुत सारे साथी, भारतीय साथी माइग्रेंट्स की मदद करते हुए, ये ना बड़ा ही हार्टनिंग था, बड़ा ही उत्साहवर्धक था, बड़ा ही इनकरेजिंग था, है ना। तो बहुत ही अच्छा वर्ड है, ध्यान दीजिएगा। हार्टनिंग इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4 इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में फाइंड करना है पैसिव वॉइस, लिखा है ही ड्रोव। ड्रोव किसकी फॉर्म है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस दे रखा है, ये सेकंड फॉर्म है ड्राइव की। आपको पता है ना, ड्राइव जो है फर्स्ट फॉर्म है, इसके सेकंड फॉर्म ड्रोव हो जाती है, DROVE, और इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? ड्रिवन, DRIVEN, है ना। तो यहाँ पर चूंकि ड्रोव दे रखा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस दे रखा है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जो पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब होती है वॉज या वर होती है, वॉज वर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है ना। तो ये देखिएगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वॉज, प्लूरल है तो वर, इस टाइप से। तो लिखा है ही ड्रोव द कार। अब देखो, ही सब्जेक्ट हो गया, ड्रोव मेन वर्ब हो गई, ड्रोव व्हाट, द कार ऑब्जेक्ट हो गया, उठा लो इसी को, द कार को उठा लो। देखो, द कार वॉज ड्रिवन होना चाहिए था, द कार इज़ ड्रिवन गलत हो गया, प्रेजेंट इन्फिनिट पैसिव बना दिया। द कार हैज़ बीन ड्रिवन, इन्हें प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव बना दिया, सब गलत हो गए, है ना, दोनों गलत हो गए। द कार इज़ बीइंग ड्रिवन, इन्हें प्रेजेंट कंटिन्यूस का पैसिव बना दिया, जो कि सब गलत है। टेंस नहीं बदलता है एक्टिव से पैसिव में, याद रखिएगा। तो द कार वॉज ड्रिवन वेरी केयरफुली ऑन द हिली ट्रेन, है ना। हिली ट्रेन, ट्रेन मतलब क्षेत्र होता है, एरिया, ध्यान दीजिएगा, ट्रेन जैसे बोलते हैं, ट्रेन ट्रेन न बोले, इसे प्रोनाउंसिएट करिएगा ट्रेन, ट्रेन ट्रेन, इस टाइप से। The car was driven very carefully on the hilly terrain। तो ऑप्शन नंबर 4 इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में फाइंड करना, सेंटेंस इंप्रूवमेंट की बात की जा रही है, अगर कोई इंप्रूवमेंट है तो करिए, अदरवाइज आगे बढ़िए। लिखा है स्मॉल डेजर्ट एनिमल्स, है ना। डेजर्ट एनिमल, डेजर्ट मतलब कि रेगिस्तान की बात की जा रही है। तो जो रेगिस्तान, स्मॉल डेजर्ट एनिमल्स, जो छोटे छोटे जानवर होते हैं डेजर्ट में, है ना, वो क्या करते हैं? बरो, बरो मीन्स होता है बेसिकली, अगर हिंदी इसकी बात करें तो मांद बोलते हैं। मांद कुछ लोग समझ पाए होंगे, जो गांव देहात से बिलोंग करते हैं वो मांद को समझ पाए होंगे कि मांद क्या होती है। मांद मतलब कि जहाँ पर कोई छोटे छोटे जानवर जो जिस बिल के अंदर रहते हैं उसे मांद बोलते हैं, है ना। तो बरो मीन्स होता है ज़मीन में जाना या मान में जाना है, इस टाइप से, या बिल में जाना, उसे बोलते हैं बरो। बरो यहाँ पर वर्ब की तरह यूज किया गया है, ध्यान दीजिएगा। बरो अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड, है ना, इस टाइप से। तो स्मॉल डेजर्ट एनिमल्स बरो अंडरग्राउंड, है ना। अंडरग्राउंड कब बरो, अंडरग्राउंड बरो करते हैं? अक्रॉस द डेज, अक्रॉस द डेज एंड कम आउट ओनली एट नाइट। अच्छा, ये बात की जा रही है डेजर्ट में, कि जो कि दिन में डेजर्ट बहुत ही गर्म रहता होगा, ऐसा कुछ रहा होगा, तो वो क्या करते हैं? बिल के अंदर चले जाते हैं और रात में वो बाहर आते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये सेंटेंस कह रहा है। तो अक्रॉस द डेज नहीं होता, बेसिकली अक्रॉस का मीनिंग क्या होता है? अक्रॉस का मतलब होता है फ्रॉम वन साइड टू अनदर, है ना, फ्रॉम वन साइड टू द अदर, दी अदर, टू दी द अदर, ध्यान दीजिएगा, टू द अदर,
अब यहाँ पर देखो एक और डिटर्मिनेंट मैंने लगाया है, द अदर लगाया, ध्यान दीजिएगा, द अदर ऑफ समथिंग, इस टाइप से, फ्रॉम वन साइड टू द अदर ऑफ, फ्रॉम वन साइड टू द अदर ऑफ समथिंग, इस टाइप से, एक साइड से दूसरी साइड को उसे बोलते हैं क्रॉस, जैसे अक्रॉस द रिवर, अक्रॉस द कंट्री, इस टाइप से, इस पार से लेकर उस पार, उसे बोलते हैं। तो अक्रॉस द डेज यहाँ पर मीनिंग नहीं होगा, ड्यूरिंग द डेज हो जाएगा, ध्यान दीजिए, दिन के समय, है ना, ड्यूरिंग द डे, दिन के समय। तो यहाँ पर क्या होते हैं, स्मॉल डेजर्ट एनिमल्स बरो अंडरग्राउंड ड्यूरिंग द डे, दिन के समय, और रात में वो बाहर निकलते हैं, इस टाइप से। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। कितना आसान था, जो लिखा था गलत है। विद इन द डेज मतलब कि दिन के अंदर, ऐसा नहीं, यहाँ पर बिटवीन डेज मतलब दिन के बीचों बीच में, ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा है यहाँ पर, समझ रहेगा। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में फाइंड करना है, यहाँ पर एंटोनिम बात की जा रही है, एफिनिटी। एफिनिटी बड़ा पॉजिटिव वर्ड है, इसका मीनिंग क्या होता है ज़रा समझिएगा। एंटोनिम हमें फाइंड करना था। एफिनिटी देखिए, एफ रूट वर्ड लगा है यहाँ पर, है ना। एफ रूट वर्ड जो बना है इसका मतलब होता है स्नेह से, लव से होता है, प्यार से होता है, एफ, है ना। इसी से बना है अफेक्शनेट वर्ड, अफेक्शन बना है इसी से। एफिनिटी भी उसी से बना है, चाहे मैं बोलूँ इसे क्या बोल सकते हैं, इसे अफेक्शन भी बोल सकते हो आप, अफेक्शन भी इसी से बना है ना, रूट वर्ड पढ़ा दिया है ना, इस टाइप से। अफेक्शनेट भी है ना, इस टाइप से, आज ही क्लास में मैंने पढ़ाया था अफेक्शनेट, अफेक्शनेट हो जाएगा इसी से। एफेबल भी आपने वर्ड सुन रखा होगा, है ना, इसी से, एफेबल, AFFABLE, एफेबल, ये सब आपके सारे ना मित्रवत टाइप के, है ना। एफिनिटी भी इसी टाइप का हो जाएगा, एफिनिटी, है ना, एफिनिटी, एफिनिटी हो जाएगा। तो ये सारे के सारे मैंने रूट वर्ड बता दिया आपको, ध्यान दीजिएगा, इसको पढ़िएगा अच्छे से, याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। तो एफिनिटी का मतलब क्या हो जाता है, लाइकिंग जिसे बोलते हैं ना, पसंदीदा जिसे बोलते हैं, लगाव जिसे बोलते हैं, लाइकिंग बोलते हैं ना, लाइकिंग, लाइकिंग, एफिनिटी, तो लाइकिंग हो जाएगा इसके। तो सिनोनिम इसकी बात करें तो एफिनिटी के सिनोनिम क्या क्या हो सकते हैं, ज़रा बताइए। एफिनिटी मतलब हो जाएगा लाइकिंग फॉर समथिंग, ध्यान दीजिएगा, लाइकिंग फॉर समथिंग, तो उसे एफिनिटी बोलेंगे। रैपर्ड आपने वर्ड सुन रखा होगा, RAPPORT, रैपर्ड वर्ड आपने सुन रखा होगा। हारमनी वर्ड आपने सुन रखा होगा, HARMONY, हारमनी, मतलब बहुत ही ना मैत्रीपूर्ण टाइप का। लाइकिंग, एकॉर्ड वर्ड आपने सुन रखा होगा, एकॉर्ड हो गया, इस टाइप से। तो ये सारे के सारे इसके सिनोनिम हो जाएगा। केमिस्ट्री समझते हो ना, एफिनिटी मीन्स केमिस्ट्री, जब उसकी हमारी और केमिस्ट्री आपकी, केमिस्ट्री इस टाइप से। कौन सी केमिस्ट्री, भाषा नहीं, हमारी और आपकी व्यवहार में जो एफिनिटी होती है, जो मित्रता होती है, उस टाइप को बोलते हैं एफिनिटी। तो हमें इसका फाइंड करना है एंटोनिम। एंटोनिम क्या हो जाएगा, अवर्जन हो जाएगा। अवर्जन मतलब होता है मनमुटाव, नफरत, घृणा, तो अवर्जन हो जाएगा, है ना। एफिनिटी लाइकिंग जैसे पसंद करते हो, अवर्जन जैसे घृणा करते हो, सो एक दूसरे के एंटोनिम हो जाएंगे आपके। बाकी ऑप्शन दे रखा है, इंक्लिनेशन मीन्स किसी की तरफ झुकाव होना, ये ज़्यादा हो सकता है इसका सिनोनिम एफिनिटी का। वीकनेस कमजोरी होती है, अट्रैक्शन इसका सिनोनिम हो सकता है ना, खिंचाव जैसे बोलते हैं। सो ऑप्शन नंबर 4 इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 में फाइंड करना है मिसस्पेल्ड वर्ड। मिसस्पेल्ड वर्ड बताना है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से चारों से एक आपको बताना होगा कि कौन सा मिसस्पेल्ड किया गया है। सीरियस बिल्कुल तरीके से, सही तरीके से लिखा गया है। सीरियस कितना आसान है, बहुत ही आसान है। सीरियस बिल्कुल सही तरीके से लिखा गया। अप्लॉज का मतलब होता है तालियां बजाकर किसी का स्वागत करना या प्रेजिंग करना, उसकी तारीफ करना, है ना, तालियां बजाकर उससे बोलते हैं अप्लॉज करना। मॉडर्न जानते हो, मॉडर्न मीन्स होता है आधुनिक, बिल्कुल सही तरीके से स्पेल्ड किया गया। अराइवल की स्पेलिंग गलत तरीके से लिखी गई, कितना आसान वर्ड आया देखिए, अराइवल। अराइवल में क्या होता है, ARRIVAL होता है, यहाँ पर ई नहीं होता है, ए होता है, अराइवल, आगमन जैसे बोलते हो। सो ऑप्शन नंबर 4 इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 में फाइंड करना है इंप्रूवमेंट। अगर कोई इंप्रूवमेंट है तो करिए, नहीं तो आगे बढ़िए। लिखा है आई मस्ट हैव ड्रॉप्ड, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मॉडल वर्ब के साथ परफेक्ट इन्फिनिटिव लगा है, मस्ट हैव ड्रॉप्ड। हम ध्यान दीजिएगा, मॉडल के साथ अगर हम परफेक्ट लगाते हैं तो इसका मतलब है कार्य का हो जाना होता है। आई मस्ट हैव ड्रॉप्ड, मैंने ज़रूर छोड़ दिया होगा, है ना, ऐसा मैंने ज़रूर कर दिया होगा, बात पास्ट की कही जा रही है। तो आई मस्ट हैव ड्रॉप्ड, अगर मैं मस्ट के साथ ड्रॉप लगाऊं तो मुझे छोड़ देना चाहिए, लेकिन यहाँ पर लिखा आई मस्ट हैव ड्रॉप्ड, इसका मतलब है हैव ड्रॉप्ड कब लगाते हैं, परफेक्ट लगाते हैं, और परफेक्ट जब मॉडल के साथ लगाते हैं इसका मतलब है एक्शन जो हो गया उसको रिप्रेजेंट करते हैं, जो एक्शन हो गया वो पास्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो आई मस्ट हैव ड्रॉप्ड वन ऑफ माई ग्लव्स इन द कार, वन ऑफ माई ग्लव्स, यहाँ पर ये वन जो लिखा है ये एक्चुअल में प्रोनाउन है,
उस ग्लव की बात कर रहा है जो आपने कार में छोड़ा है। तो ध्यान दीजिएगा, वन ऑफ माई ग्लव्स इन द कार बिल्कुल सही तरीके से लिखा गया है, कोई एरर नहीं है, बिल्कुल इंप्रूवमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर वन वो प्रोनाउन है, यहाँ पर ऑफ जो है ये सिलेक्शन दिखा रहा है। अगर कोई चीज़ सिलेक्शन दिखाती है उसके लिए प्रोनाउन यूज़ किया जाएगा, और जिसके लिए जहाँ से सिलेक्शन दिखाएंगे तो जिस नाउन से सिलेक्शन दिखा रहे होंगे वो नाउन कम से कम प्लूरल तो होगा ही होगा, यानी कम से कम 2 तो होगा। भाई एक चीज़ से सेलेक्ट कब कर पाओगे? जैसे मैं कहूँ कि जाओ उस रूम में जाओ या उस जगह पे जाओ जो सबसे अच्छी बुक हो उसे उठा लाओ, जो दिखने में सबसे अच्छी हो रही हो। तो एक ही बुक होगी तो ऐसा तो नहीं कर पाओगे, एक से ज़्यादा होंगी, और जैसे एक से ज़्यादा हुई इंग्लिश में प्लूरल हो गया। तो यहाँ इसलिए बोला जाता है कि वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन जो होता है हमेशा प्लूरल होता है, याद रखिएगा। यही बोला जाता है, इसीलिए रीजन में थोड़े थोड़े रीजन आपको बताता रहता हूँ, हालांकि क्लास में बहुत ज़्यादा डिटेल में बताई जाती हैं चीज़ें। तो यहाँ पर कोई इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, बिल्कुल सही से सब कुछ लिखा गया है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 नंबर लिखा है लिविड। लिविड का मतलब हमें यहाँ पर बताना है सिनोनिम, और लिविड का मीनिंग क्या होता है ज़रा ये बताइएगा। लिविड मतलब होता है बहुत ही ना फ्यूरियस टाइप का, बहुत ही एंग्री टाइप का, ज्वलंत टाइप का बोलते हैं ना जिसे, एंग्री, वेरी एंग्री, लिविड इंसान। एडजेक्टिव है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, फ्यूरियस इसका सिनोनिम हो जाएगा। फ्यूरियस बेस्ट सिनोनिम है, ध्यान दीजिएगा। इन्फ्यूरिएटेड आपने वर्ड सुन रखा होगा, इन्फ्यूरिएटेड, इन्फ्यूरिएटेड इसका सिनोनिम हो जाएगा आपने। फ्यूमिंग वर्ड आपने सुन रखा होगा, FUMING, फ्यूमिंग इसका सिनोनिम हो जाएगा। और भी वर्ड मैं बता देता हूँ, लिविड के कई सारे सिनोनिम हैं। आपने वर्ड सुन रखा है अपोप्लेक्टिक, बोलने में बड़ा अच्छा लगता है, और बोल के दिखाइएगा इसे, अपोप्लेक्टिक है ना, अपोप्लेक्टिक, अपोप्लेक्टिक, APOPLECTIC, अपोप्लेक्टिक एडजेक्टिव है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, याद रखिएगा है ना। ये इसका सिनोनिम हो जाएगा। कॉलरिक आपने वर्ड सुन रखा होगा, मैं ये सब पढ़ा चुका हूँ, अपने वीडियो पढ़ा है, आपको देखना है तो आप देख लीजिएगा मेरे चैनल पर जाकर, ये सब सिनोनिम मैंने बता दिए हो कैब में। कॉलरिक आपने पढ़ रखा होगा, कॉलरिक, CHOLERIC है ना, कॉलरिक इस टाइप से, कॉलरिक हो गया है ना। एनरेज्ड आपने सुन रखा होगा, गुस्से वाला, तो अभी मैंने कल ही बताया था एनरेज्ड, कल के पेपर में भी था ये है ना, एनरेज्ड इस टाइप से। तो ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। फ्यूरियस हो गया इसका सिनोनिम। लाइवली मतलब बहुत ही क्या बोलते हैं इसे, हाँ जीवंत टाइप का, एनर्जेटिक टाइप का, बहुत ही ना एनर्जेटिक हो, विगरस टाइप का, विगरस, VIGOROUS, विगरस हो गया, या फिर एनर्जेटिक हो गया, एनर्जेटिक, एनर्जेटिक हो गया है ना, एनर्जेटिक इस टाइप से। तो इसके सिनोनिम हो जाएंगे। एक्टिव जिसे बोलते हैं, जीवंत जिसे बोलते हैं। माइल्ड मतलब बहुत ही मॉडरेट, हल्का फुल्का जिसे बोलते हैं, माइल्ड है ना। टिमिड मतलब होता है कायर, क्या बोलते हैं, टिमिड का मतलब कायर जिसे बोलते हैं। डरपोक जिसे बोलते हैं ना। डिम्योर आपने वर्ड सुन रखा होगा, डिम्योर है ना, डिम्योर इसका सिनोनिम हो जाएगा टिमिड का। डरपोक जिसे बोलते हैं। तो बाकी सारे ऑप्शन मैंने देख लिया, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में फाइंड करना है ग्रामेटिकल एरर क्या कोई है या नहीं देखना है। इफ़ यू रेंट अ हाउस नियर योर ऑफिस, अगर कोई अपना घर आप रेंट पे उठाते हो ऑफिस के पास, इट विल सेव, ये सेव करेगा योर टाइम, यू टाइम नहीं, टाइम यहाँ पर नाउन है, नाउन के पहले वजह से कोई एडजेक्टिव आएगा ना, तो यहाँ पर यू ना होकर योर होना चाहिए। योर टाइम एज वेल एज, साथ ही साथ, एज वेल एज ऑल्सो मनी। ध्यान दीजिएगा, इसमें तो कई एरर हैं, इस सेंटेंस में कई एरर हैं, हो सकता है ये टाइपिंग एरर हो, बट यहाँ पर योर होना चाहिए था, पहली कंडीशन है ना, योर टाइम। अब दूसरा देखिए, यहाँ पर एज वेल एज ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है, अगर ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है तो एडवर्ब हम आल्सो नहीं लगाएंगे। एडवर्ब क्या होती है, आल्सो क्या, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। या तो आप इसे कई तरीके से सही कर सकते हो, इस सेंटेंस को कई तरीके से सही कर सकते हो, ढंग से सुनिएगा एग्जाम में कैसे करेंगे। देखो, या तो आप लिखो इसे एज वेल, अब अगर सिर्फ वो एज वेल लिखोगे इसका मतलब होता है एडवर्ब, जो आपने आल्सो लगाया सेम मीनिंग यही देता है आल्सो की। तो एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को बिल्कुल क्वालिफाई कर सकता है, क्योंकि यही एडवर्ब की डेफिनेशन भी होती है ना। एडवर्ब इज़ अ वर्ड विच क्वालिफाइज एडजेक्टिव एडवर्ब, इस टाइप से है ना, तो आपने पढ़ रखा होगा। तो अगर आप लगाएं एज वेल, एज को हटा दें तब आल्सो लगा सकते हैं, या तो फिर आप, लेकिन तब भी आल्सो कब लगाएंगे, जब आल्सो बाद में लगाएंगे, इस टाइप से। तो एज वेल मनी ऑल्सो, क्या बोल रहा है कि अगर आप अपना घर उठाते हो ऑफिस के आसपास किराए पर, तो ये आपका टाइम भी बचाएगा, यू टाइम है ना, मतलब कि उठाते नहीं, सॉरी, अपना जैसे अपना घर नहीं बात कर रहे हैं यहाँ पर, कोई ऐसा बात नहीं कह रहा है। अपने ऑफिस के आसपास अगर कोई घर किराए पे लेते हो, ये यह बात कह रहा है यहाँ पर, मैं गलत तरीके से एक्सप्लेन कर रहा था। इफ़ यू रेंट है ना, आप ये ध्यान दीजिएगा, इफ़ यू रेंट, अगर आप कोई घर किराए पे लेते हो नियर योर ऑफिस, अपने ऑफिस के आसपास, इट विल सेव, ये सेव करेगा, क्या सेव करेगा, ध्यान दीजिएगा, ये हमारी कंडीशनल सेंटेंस है और ये हमारा रिजल्ट है। कंडीशन हमारी प्रेजेंट में है
तो हमारा रिजल्ट जो है फ्यूचर ओरिएंटेड होता है, याद रखिएगा। तो इट विल सेव योर टाइम एज वेल मनी ऑल्सो, मनी ऑल्सो होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था यहाँ पर, कैसे सही करेंगे फिर से मैं बता देता हूँ। तो बहुत अच्छा सेंटेंस है। एज वेल एज में पहली बात तो यहाँ पर यू में एक एरर है, दूसरी यहाँ पर लिखना चाहिए था आपको एज वेल मनी, एज वेल मनी ऑल्सो, अब सही हो जाएगा, है ना, ऑल्सो, अब ये सही हो जाएगा। एक तरीका से और सही करने का है, क्या, नॉट ओनली बट ऑल्सो लगा दो, ना केवल टाइम बल्कि पैसा भी, इस टाइप से नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो नॉट ओनली बट ऑल्सो कैसे लगाओगे, सेव दोनों के लिए वर्ब हो जाएगी, टाइम के लिए भी मनी के लिए भी। तो लगा दो यहाँ पर नॉट ओनली किसके बाद, यहाँ पर सेव के बाद। तो इट विल सेव नॉट ओनली योर टाइम एज वेल एज की पूरी की जगह पर हटा दो क्या, बट ऑल्सो मनी, एज वेल एज हटा दोगे, ऑल्सो रखेगा, ऑल्सो की जगह उसके पहले बट लगा दोगे। तो ये भी एक तरीका है, कई तरीके हैं। तो एरर कहाँ पर फाइंड करनी थी आपको, देख लिया आपने, इस पार्ट में एरर है और इस पार्ट में तो ये भी है, चाहे आपकी वो टाइपिंग एरर हो, कुछ भी है, बट है तो है ना। ये होता है आपका कॉन्फिडेंस लेवल की, बिल्कुल आप सही तरीके से सटीक वे में जानकारी जानते हैं कि कैसे सही किया जा सकता है और कैसे कैसे सही किया जा सकता है सेंटेंस को। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। यहाँ पर हमारा क्लोज टेस्ट है। क्लोज टेस्ट करने के तरीके मैंने बता दिए कि पहले आप पूरा पैसेज अच्छे से पढ़ जाया करो, उसे अच्छे से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो बिना ऑप्शन फिल किए हुए। आप इससे ये पता कर पाओगे कि टोन क्या है सेंटेंस का, पैसेज की जो टेंस है, टाइम क्या है, वो क्या है और किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है, बात करने की कोशिश कर रहा है, तो उससे अच्छी समझ होगी, डेवलप होगी। तो चलिए पढ़ते हैं। लिखा है इन द किंगडम ऑफ फूल्स, अच्छा मूर्खों की राजधानी में, वाह भाई वाह, मूर्खों की राजधानी होती है। इन द किंगडम ऑफ फूल्स, इन द किंगडम ऑफ फूल्स, मूर्खों की राजधानी की बात की जा रही है। इन द किंगडम ऑफ फूल्स क्या हो रहा है भाई, इन द किंगडम ऑफ फूल्स बोथ द किंग एंड द मिनिस्टर्स, अच्छा दोनों, किंग की बात की जा रही है और मिनिस्टर्स की बात की जा रही है, यानी किंग और राजा और जो उनके मंत्री, बोथ द किंग्स एंड मिनिस्टर्स वर कंप्लीट फूल्स, मतलब पूरी तरह से फूल होते हैं, बिल्कुल मूर्ख होते हैं। जब जाहिर सी बात है, जब किंगडम ऑफ फूल्स होंगे तो बिल्कुल ये क्या है, तो सब एकदम मूर्ख होते हैं। दे डिड नॉट वॉन्ट, दे डिडंट वॉन्ट, वो नहीं चाहते थे, क्या नहीं चाहते थे, टू डू थिंग्स, वो चीज़ें नहीं करना चाहते थे, क्या नहीं करना चाहते थे, चीज़ें नहीं करना चाहते थे। दे डोंट वॉन्ट, दे डिडंट, सॉरी, दे डिडंट वॉन्ट टू डू दिस, दे डिडंट वॉन्ट टू डू थिंग्स, ध्यान दीजिएगा, डू डज के बाद वर्ब की बी1 फॉर्म आती है और ये पास्ट में है, ध्यान रखेंगे। तो दे डिड नॉट वॉन्ट टू डू थिंग्स, अब कैसे नहीं करना चाहते हैं, अदर किंगडम्स, अदर किंगडम्स मतलब दूसरे किंगडम के जैसे। तो इसका मतलब ये है कि ये जो किंगडम ऑफ फूल्स है ये नहीं करना चाहते थे जो बाकी किंगडम्स जो काम करते थे, जैसे काम करते थे। तो लाइक लगाइए, है ना, सेम एज लगाना पड़ता है, यहाँ पर नहीं होगा, है ना, लाइक लगाइए, इस टाइप से, लाइक अदर किंगडम्स। सो एज तो इन्फिनिटिव के साथ लगता है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर इन्फिनिटिव तो है नहीं, ऐसा कुछ है नहीं, देन नहीं लगाएंगे, कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर सब गलत हो जाएंगे। लाइक लगाइए, ऑप्शन नंबर सेकंड इज गोइंग टू बी राइट आंसर। इन द किंगडम ऑफ फूल्स बोथ द किंग एंड मिनिस्टर्स वर कंप्लीट फूल्स, दे डिड नॉट वांट टू डू थिंग्स लाइक अदर किंगडम्स, जो बाकी किंगडम्स करते रहते हैं। सो दे डिसाइडेड टू, इसलिए उन्होंने सोचा, दे डिसाइडेड टू, ध्यान दीजिए, डिसाइड के साथ 2+B1 फॉर्म आती है, याद रखिएगा, मैंने बता रखा है क्यों, क्योंकि डिसाइड करने का काम पहले करोगे, उसके बाद वो एक्शन करोगे, तो जो एक्शन बाद में करते हो वो नॉन फाइनाइट के साथ आता है, 2+B1 के साथ। तो दे डिसाइडेड टू डैश, अब देखिए टू के साथ यहाँ पर वर्ब की B1 फॉर्म आएगी। दे डिसाइडेड टू, क्या करना पड़ेगा उन्होंने, आगे देखते हैं। दे डिसाइडेड टू नाइट इन टू डे, नाइट इन टू डे मतलब कि रात को दिन में बदल दिया, एंड डे इनटू नाइट, और दिन को रात में बदल दिया। अच्छा, मतलब बदलने की बात यहाँ पर कोई की जा रही है। तो दे डिसाइडेड, सो दे डिसाइडेड टू डू, टू एग्री नहीं, सहमत नहीं, डेवलप मतलब ऐसा भी नहीं है, चेंज बदल दिया, है ना, यहाँ पर बात की जा रही है ना, नाइट को डे कर दिया, डे को नाइट कर दिया, तो यहाँ उन्होंने चेंज कर दिया। चेंज इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर, एडजस्ट नहीं किया उन्होंने, है ना। सो चेंज इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। क्या बात कर रहे हैं ये लोग, है ना, किंगडम ऑफ फूल्स में फूल्स सब हैं ही हैं, तो मूर्ख तो वो हैं ही हैं, इसलिए वो काम भी नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि क्या कर दें, दिन को रात और रात को दिन कर दें। क्या बात है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में दे रखा है, दे डैश दैट एवरीवन शुड बी अवेक एट नाइट। अच्छा, दे किसकी बात की जा रही है, किंग और मिनिस्टर्स की बात की जा रही है, ध्यान दें, उन्हीं के लिए लगा है प्रोनाउन। तो दे डैश दैट एवरीवन शुड बी अवेक एट नाइट, कि हर कोई रात में जगे। इन्होंने क्या किया, अब जाहिर सी बात है इन्होंने ऑर्डर ही दिया होगा, ऑर्डर दिया होगा, या बिलीव, ऐसा मानते थोड़ा ना है, रूल्ड, शासन नहीं किया। प्रेजेंटेड मतलब कोई चीज़ प्रेजेंट की जा रही है, भेंट की जा रही है, कोई चीज़ उपस्थित की जा रही है, ऐसा भी कुछ नहीं होगा। सो दे ऑर्डर्ड, कौन ऑर्डर किया, ये मिनिस्टर और किंग ने,
ये जो मूर्ख मिनिस्टर और मूर्ख किंग है यही ऑर्डर किए। दे ऑर्डर्ड दैट एवरीवन शुड बी अवेक एट नाइट, हर कोई रात में जगे, ध्यान दीजिएगा। डैश देयर लैंड्स एंड रन देयर डैश। अच्छा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। डैश देयर, क्वेश्चन नंबर 24 में लिखा है अवेक एट नाइट, अच्छा डैश देयर लैंड्स एंड रन देयर डैश ओनली आफ्टर डार्क एंड शुड गो टू बेड एज सुन एज द सन केम अप। अच्छा जैसे सूरज आए वैसे बेड में चले जाओ, वैसे सोने को चले जाओ। मूर्ख थे ही, उन्होंने दिन को रात और रात को दिन कर दिया था। तो बोले कि रात में सभी लोग जगें, अपना अपना काम करें, बिजनेस को रन करें, यहाँ पर बात की जाएगी, है ना। और जैसे सुबह हो, जैसे सन केम हो, जैसे सुबह हो, अपने अपने बेड में चले जाए, अपने अपने बिस्तर में जाएँ। ये उनका आदेश था मूर्खों का। तो ये बात की जा रही है। तो यहाँ पर टिल वर्ड दे रखा है, 24 की बात की जा रही है यहाँ पर। टिल का मतलब क्या होता है, सो का मतलब क्या होता है, कट और डिग तो नहीं होगा यहाँ पर, लैंड को कट और डिग नहीं किया जाएगा। यहाँ पर बात की जा रही है देयर लैंड्स, है ना। तो कट और डिग तो नहीं लगाएंगे यहाँ पर, काटना और खोदने की बात नहीं की जा रही है। सो मीन्स होता है बीज बोना, और टिल मीन्स होता है वो सारे एक्ट करना जो खेती किसानी में किए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अच्छा वर्ड है, ध्यान दीजिएगा, टिल ही इसका आंसर होगा। बेहतर तरीके से समझिए, हर एक वर्ड की मीनिंग आपको पता होनी चाहिए, नहीं तो आप गर्त में जाओगे। ये बात याद रखिएगा, मैं बार बार चिल्ला के कहता हूँ कि आप हर चीज़ की क्लैरिटी रखिए, रूल बेस पे मत पढ़ाई करिए, नहीं तो नंबर आप नहीं गेन कर पाएंगे। बस वही है ना, आप छोड़ भी नहीं पाएंगे और आप आगे बढ़ भी नहीं पाएंगे। ये बात याद रखिएगा। तो क्लैरिटी रखिए हर चीज़ में। टिल का मतलब दो मीनिंग होते हैं। एक तो टिल, ध्यान दीजिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन करके बता दे रहा हूँ। टिल के दो मीनिंग है। अगर ये नाउन बन रहा होगा तो टिल, आपने ये बात सभी को पता है। गल्ला, गल्ला जानते हो ना क्या होता है गल्ला। गल्ला अगर देहात के जो होंगे, जैसे हम आप लोग हैं ना, तो समझ जाएंगे। गल्ला बोलते हैं जैसे जो दुकान में जहाँ पर पैसा रखा जाता है, जिस बॉक्स में, उसे बोलते हैं गल्ला। तो टिल का मतलब होता है गल्ला, जहाँ पर पैसा रखा जाता है उसे बोलते हैं ना। अगर ये वर्ब बन रही है तो इसकी मीनिंग ज़रा समझिए। टिल अगर वर्ब बन रही है तो इसका मतलब होता है हल चलाना। हल चलाने को क्या बोलते हैं, प्लॉविंग, है ना, PLOWING, जैसे बोलते हैं जुताई करना, तो प्लॉइंग बोल सकते हैं ना। सोइंग भी आ जाएगा इसी में। सोइंग मीन्स क्या होता है, बीज बोना, जो आपने अभी दे रखा है ये वाला वर्ड, है ना। तो सोइंग हो जाएगा बीज बोना। और क्या हो जाएगा, एंड रेजिंग क्रॉप्स, ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाएगा, रेजिंग क्रॉप्स। अब इतने सारे एक्शन आ गए इस चीज़ में, तो टिल ही तो बेहतर होगा, है नहीं। सो तो केवल बीज बोना होता है, लेकिन यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि हर कोई रात में जगे और अपनी अपनी खेती बाड़ी करे। खेती बाड़ी करने का मतलब है कि या चाहे जिसको जो करना है, चाहे वो हल जोतना है तो हल जोते, कुछ बोना है तो बोए, कुछ फसल पैदा करना है तो फसल पैदा करे रात में। लेकिन जैसे दिन हो, ध्यान दीजिएगा, एंड रन देयर डैश। अब देखेंगे आगे क्या बढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर टिल इज गोइंग टू बी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। हर एक वर्ड की मीनिंग आपको अच्छे से पता होना चाहिए। सौ यहाँ पर नहीं रखिएगा, सौ का सिर्फ और सिर्फ मतलब होता है बीज बोना, है ना। इसका एक ईडियम आती है, प्रोवर्ब जिसे बोलते हैं, सॉरी प्रोवर्ब, एज यू सॉ सो शैल यू रीप, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, एज यू सॉ सो शैल यू रीप, इस टाइप से। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, लास्ट है। तो यहाँ पर लिखा है डैश टिल देयर लैंड्स, अपनी खेती का ना, जो अपनी ज़मीन है उसको टिल करो, यानी उसकी जुताई करो, गुड़ाई करो, बीज बो, फसल उगाओ, इस टाइप से करो। एंड रन देयर बिजनेस, और बिजनेस अपना बिजनेस रन करो कब, रात में। ओनली आफ्टर डार्क एंड शुड गो टू बेड एज सुन एज द सन केम। ये बड़ा ही खतरनाक उनका ऑर्डर था, जैसे सुबह हो, सूरज निकले नहीं कि आप अंदर हो जाओ, इस टाइप से, है ना। तो आप क्या हो जाएगा यहाँ पर, बिजनेस हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, लाइवलीहुड। लाइवलीहुड के लिए आप ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पर लिखा है रन, रन लाइवलीहुड नहीं किया जाता है, लाइवलीहुड के लिए अर्न किया जाता है, अर्न लाइवलीहुड, EARN, ध्यान दीजिएगा, अर्न लाइवलीहुड, जीविका कमाई जाती है, रन नहीं की जाती है ना, इस टाइप से। करियर कम, इस टाइप से। तो ये जीविका, जीविका अर्न की जाती है बेसिकली, याद रखिएगा। तो रन देयर बिजनेस होगा, अपनी खेती बाड़ी करते हैं, जो खेती बाड़ी करने वाले हैं खेती बाड़ी करें, और जो बिज़नेस चलाने वाले हों बिज़नेस चलाएं। तो यहाँ पर बिज़नेस की बात की जा रही है ना। और जैसे ही सुबह हो, जैसे सूरज निकलने हो, वैसे वो अंदर हो जाए और अपना रात में वाला सब सोए, इस टाइप से बैठ काम करे, इस टाइप से, जो है ना। सो विद दिस हमने एक और पेपर से क्या बोलते हैं कंप्लीट कर लिया। अब हम अगले पेपर में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से पेपर का सलूशन देखिएगा और अच्छे से एनालाइज करिएगा।
जो भी आपको डाउट है, अगर कोई डाउट रह गया है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, हम उसका ज़रूर रिप्लाई देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।